हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन में है 1911, 1931, 1881, 1880। तो राइट आंसर क्या होगा कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1881 में। किस में हुई थी? 1881 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसमें हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई। जबकि प्रथम नियमित जनगणना के रूप में अगर देखा जाएगा तो वो 1881 यानी 1881 से शुरू हुई। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ऑप्शन में है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये सबको ही पता है कौन सा राज्य है, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ऑप्शन में है महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा कि भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार पूछा है इसमें, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत खाली जगह से संबंधित है। तो जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में है स्पेंसर, माल्थस, ड्यूमा, डेविस। तो राइट आंसर क्या होगा? जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत स्पेंसर से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत स्पेंसर से संबंधित है। उन्होंने अपने जैविक लेखों में जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक नियम का वर्णन किया है। स्पेंसर के अनुसार जनसंख्या का एक प्राकृतिक नियम है जो मानव को जनसंख्या नियंत्रण के उत्तरदायित्व से मुक्त करता है। स्पेंसर ने स्पष्ट किया है कि जो मानव व्यक्तिगत, वैज्ञानिक एवं आर्थिक विकास में व्यस्त होता है, त्यों उसकी जनसंख्या वृद्धि में रुचि कम होती जाती है। अतः व्यक्तिगत विकास तथा प्रजनन में प्रतिलोमात्मक सहसंबंध होता है। तो ए ऑप्शन इसका स्पेंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन में है माल्थस, सैंडलर, स्पेंसर, दुर्खिम। तो राइट आंसर क्या होगा? जनसंख्या का घनत्व का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? सैंडलर ने। किसने दिया है? सैंडलर ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत न्यूनतम है? तो ऑप्शन में है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल। तो जब ये जो ऑप्शन है उसमें से क्या पूछा है कि सबसे जो कम प्रतिशत है, यानी कि अनुसूचित जनजातियों का जो न्यूनतम है प्रतिशत है, तो वो किस में है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। किस में होगा? उत्तर प्रदेश में। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिहार में ज़्यादा है, उत्तराखंड में ज़्यादा है। यहाँ पे जो अनुसूचित जनजातियां हैं, एसटी जो जनजातियां हैं, वो यहाँ पे बिहार, उत्तराखंड, केरल में ज़्यादा हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इनकी अपेक्षा कैसी हैं? कम है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? तो ऑप्शन में है अरुणाचल, नागालैंड, हिमाचल, गोवा। तो राइट आंसर क्या होगा? 2011 की जनगणना के आधार पर
कौन सा राज्य है जहां पे जनसंख्या कम हुई है? तो वो है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी जनांकिकीय प्रक्रिया है? तो देखो जनांकिकीय प्रक्रिया कौन सी है इसमें से? इसमें कोड दिए हैं तो हमें चूज करना है कौन कौन सा इसमें से सही है। तो प्रजननता, मर्त्यता और है अस्वस्थता, धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? एक और दो ही हो जाएगा, यानी प्रजनन हो जाएगा और मृत्यु दर हो जाएगी, यानी मर्त्यता हो जाएगी। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा जनांकिकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें है देखो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, रोगग्रस्तता। तो जो संबंधित नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है रोगग्रस्तता, तो ये जनांकिकीय में सम्मिलित नहीं है। तो यही राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन रोगग्रस्तता संबंधित नहीं है। जबकि जनांकिकीय प्रक्रिया में जन्म दर होता है, मृत्यु दर होता है, प्रवास होता है, तो ये चीजें तो पाई जाती हैं, लेकिन रोग से जो भी ग्रसित लोग होते हैं वो नहीं होते हैं, उनका संबंध जनांकिकीय से नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? तो ऑप्शन में है जन्म और मृत्यु दर, देशांतरण की दिशा, लिंग अनुपात, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी, यानी कि देखो जन्म और मृत्यु दर भी, देशांतरण की दिशा भी कि कितने लोग देश के बाहर गए हैं उसका भी आकलन किया जाता है, लिंग अनुपात वो भी आकलन किया जाता है। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी कि सभी को इसमें जनसंख्या की ये सभी मिलकर रचना करते हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं। तो पुनर्जनन की जैविक क्षमता को क्या कहा जाता है? उर्वरता, ब्रह्मचर्य, बांझपन, जनन शक्ति। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जनन शक्ति। क्या कहते हैं पुनर्जनन को? पुनर्जनन की जो जैविक क्षमता होती है उसको कहा जाता है जनन शक्ति, यानी कि जेनेटिक्स। इंग्लिश में बोलेंगे इसे जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में दर्ज हुआ? तो ऑप्शन में हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात हरियाणा राज्य में दर्ज हुआ है। किसमें हुआ है? हरियाणा राज्य में। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या है? अब उत्तराखंड का लिंगानुपात पूछा उसमें कि इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो ऑप्शन में है 763, 1063, 863 या फिर 963। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 963। कितना है? 963। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 963 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है? तो कौन से राज्य में सर्वोच्च है प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या लक्षद्वीप। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि लक्षद्वीप। कितना है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में क्या है? अनुसूचित जनजातियां जो हैं वो उनका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? तो ऑप्शन में है 80.8%, 75.8%, 68.8% या फिर 62.8%।
तो राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कुल 68.8% गांव में निवास करता है। कितना निवास करता है? 68.8%। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में जनसंख्याधिक्य का निम्नलिखित में से सूचक नहीं है। तो जो सूचक नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो, निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, और डी है प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में कि भारत में जनसंख्याधिक्य का निम्नलिखित में से सूचक नहीं है। तो जो सूचक नहीं है वो बताना है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। जनांकीय अंतरण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो जनांकीय अंतरण शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन में है जन्म और मृत्यु दर का उच्च स्तर, जन्म और मृत्यु दर का नीचा स्तर, मृत्यु दर में गिरावट और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। इसमें जो जनांकीय अंतरण होता है उसमें ये सभी शामिल किए जाते हैं। मृत्यु दर भी शामिल की जाती है, जन्म दर भी, और इसमें जो गिरावट आती है वो भी शामिल की जाती है, और जो तीव्र वृद्धि जो होती है वो भी शामिल की जाती है। तो सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? तो कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपको पता ही है कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित आयु श्रेणियों में से कौन महिलाओं की प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य है? तो कौन सी आयु वर्ग है? देखो, 15 से 45, 18 से 49, 15 से 49, या फिर 20 से 45। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन कि निम्नलिखित आयु श्रेणियों में से कौन महिलाओं की प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य है? तो कौन सा है इसमें? 15 से 49 वर्ष तक। कितना है? 15 से 49 वर्ष तक मान्य है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? मृत्यु दर, प्रजनन दर, आयु घटक, यौन घटक। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें कि जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन सा है जो जन्म व मृत्यु दर के स्तर को निर्धारित करता है? तो वो होता है आयु घटक। कौन सा होता है? आयु घटक, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। अब हमें विचार करना है। ऑप्शन में है बढ़ती जन्म दर, अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास, घटती मृत्यु दर, या विवाह की बढ़ती उम्र। तो इनमें से कौन से भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण हैं? तो ये बताना है कौन से इनमें से जो कारक हैं वो जनसंख्या विस्फोट के कारक हैं। तो देखो, ऑप्शन में बढ़ती जन्म दर, एक तो ये हो जाएगा बढ़ती जन्म दर, और क्या हो जाएगा? अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास, तो ये भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, और क्या है? घटती मृत्यु दर, तो जो ये भी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी ये तीनों ही हो जाएंगे। विवाह की बढ़ती उम्र तो ये नहीं होता है। तो ए बी सी राइट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? तो जो जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है वो बताना, उस पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन में देखो, विवाह की निम्न आयु, उच्च अशिक्षितता, और है परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति, या फिर है व्यावसायिक शिक्षा। तो राइट आंसर क्या होगा कि जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगी,
हम्म, जबकि विवाह की निम्न आयु ये भी है, उच्च अशिक्षा ये भी है, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति तो ये भी है, ठीक है। लेकिन जो नहीं है तो वो कौन सा नहीं होगा, व्यवसायिक शिक्षा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि विवाह की निम्न आयु, उच्च अशिक्षा, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति जनसंख्या वृद्धि के कारण है। अगर ये वृद्धि पूछ ली जाती तो वहां पे ये सही होते, जबकि व्यावसायिक शिक्षा से जनसंख्या वृद्धि का कोई भी संबंध नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कथन दिया है, कारण दिया है। तो कथन है इसमें, सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं। कारण क्या बता रहा है कि जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का जो कारण है, जो व्याख्या है, वो भी बिल्कुल सही है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो, सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं और क्या होता है, जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व भी अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औद्योगिकरण के फलस्वरूप वहां पे जो बसावट होती है, यानी कि लोग जो बसते हैं उद्योगों के आसपास के क्षेत्र में, उससे तीव्रता आती है। तो ये इसका कारण हो गया, यानी कि ए और आर दोनों सही है और इसकी जो व्याख्या है वो भी सही है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा उसे, जीवन आशा, जीवन समयावधि या फैकनी डटी जनन शक्ति, और है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे कहा जाता है जीवन आशा। क्या कहा जाएगा, जीवन आशा। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म दर, मृत्यु दर, जनन क्षमता, पारिस्थितिकीय दर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारिस्थितिकीय दर ये महत्वपूर्ण नहीं। जबकि जन्म दर है, मृत्यु दर है, जनन क्षमता, ये सभी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, अवधारणाएं जनसंख्या विश्लेषण की है सभी, लेकिन पारिस्थितिकी दर इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यही राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। अब क्या बताती है कि भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो क्या बताती है। तो ग्रामीण गरीबी का विस्तार, या फिर ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण गरीबी का विस्तार। जो स्लम्स हैं तो वो क्यों बनते हैं, क्योंकि भाई गरीबी है, तो इसलिए तो स्लम्स बनते हैं, ग्रामीण गरीबी का विस्तार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ऐसा किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, ये तो बहुत फेमस कथन है। तो ये माल्थस का है, या फ्राइड का है, या के डेविस का, या मैकइवर का है। तो ये जो कथन है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि जीवन निर्वाह सामग्री जो होती है वो कैसी, गणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो ये जो कहा है वो कहा है माल्थस जी ने। किसने कहा है, माल्थस जी ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई है। तो किसने दिखाई है, मार्क्स ने, बेवर ने, रिकार्डो ने, या माल्थस ने। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, माल्थस। कौन होगा, माल्थस। माल्थस ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई और कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। कैसे बढ़ती है जनसंख्या, ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि जीवन के जो साधन होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। अब ज्यामितीय अनुपात जैसे कि 2, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। अब 4 का 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 का 16 से करेंगे, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके ज्यामितीय
गति से बढ़ती है। और जबकि जीवन निर्वाह कैसे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब नॉर्मली गणितीय जो अनुपात होता है उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केसिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया। अब सामाजिक केसिका की अवधारणा पूछिए कि इसका उपयोग किसने किया, तो माल्थस ने, ए ड्यूमा ने, या दुर्खीम ने, या कार्ल मार्क्स ने। तो राइट आंसर क्या होगा, एल ड्यूमा। क्या होगा, एल ड्यूमा यानी ए ड्यूमा। सामाजिक केसिका का सिद्धांत जो है वो ए ड्यूमा द्वारा फ्रांसीसी जनसंख्या की वृद्धि के अध्ययन पर आधारित है। ड्यूमा के अनुसार किसी राष्ट्र में जो संख्या का विकास होता है वहां के व्यक्तिगत विकास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ड्यूमा ने जो ये सिद्धांत दिया है तो उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक केसिका का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।